हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पेगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपको पीछे देखकर पता चल ही गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, G20, क्योंकि आजकल हर कोई G20 के बारे में ही बात कर रहा है। G20 फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा क्यों बन गया है इंडिया के लिए? हम सबको पता है कि 1 दिसंबर को हमें प्रेसिडेंसी मिल गई थी G20 की। कब मिल गई थी? 1 दिसंबर 2022। 1 दिसंबर 2022 से हमारे पास प्रेसिडेंसी है। पर ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में अभी क्यों आया है? अभी अचानक से इतना न्यूज़ में क्यों आया? और ये आप देखोगे ये इसलिए है क्योंकि 9 और 10 सितंबर जो है, इस दिन क्या है कि जो भी वर्ल्ड लीडर्स है, G20 के जितने भी मेंबर्स हैं, 20 कंट्रीज़ है, इस सब की जो लीडर्स हैं वो हमारे दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में मीटिंग है, इसके लिए आए हुए हैं। अब क्या है कि इस बार हमें प्रेसिडेंसी मिली है, इसलिए हमारी मीटिंग कहाँ हो रही है? दिल्ली में। और दिल्ली को सजा दिया है, दिल्ली में जश्न का माहौल है। दिल्ली के रोड्स को, जितने भी वॉल्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, हर एक चीज़ बहुत ही ट्राई कलर में सज गया है। कल्चर को एक्सप्रेस करने के लिए अगर आप देखोगे तो इस बार जो दिल्ली को सजाया गया है वो कैसे सजाया गया है? कल्चर विथ मॉडर्निटी। ओके, कल्चर विथ मॉडर्निटी, यानी हम हमारा कल्चर तो दिखा ही रहे हैं, हम हमारे रूट्स को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ हमारे रूट्स को लेके नहीं चल रहे, या हमने हमारे रूट्स को नहीं छोड़ा। अगर हम मॉडर्न है तो हमने हमारे रूट्स को नहीं छोड़ा, या फिर अगर हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम रूट्स को भी साथ में इंकलकेट कर रहे हैं, हम साथ में सब कुछ को साथ में लेके चल रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब आपके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपके क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि जो G20 है, हर एक संगठन स्टार्ट होता है, हर एक संगठन बनाने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो वही है कि जो G20 बना, ठीक है, अगर G20 बना है तो इसके पीछे भी कोई एक बहुत बड़ी वजह होगी, कुछ ना कुछ तो वजह होगा। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे, G20 क्यों बना, क्या वजह रही थी, या इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ प्रेसिडेंसी मिलती है। जैसे कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली तो क्या ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, या हर किसी को प्रेसिडेंसी बहुत ईजिली मिल जाती है? ये सारी चीज़ें हमें आज डिस्कस करेंगे। तो आपका सबसे पहला पॉइंट है G20। G20 का मतलब क्या होता है? तो G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, 20 का समूह। ओके, अब इस 20 में क्या आता है? आपके पास 19 तो आपके पास पावरफुल कंट्रीज़ हो जाती है और एक यूरोपियन यूनियन हो जाता है। इस यूरोपियन यूनियन में अगर आप देखो, ये जो हमारा यूरोपियन यूनियन है, इसके अंदर टोटल 27 कंट्रीज़ आती हैं। ओके, इसके अंदर टोटल 27 कंट्रीज़ आती है। ये ग्रुप ऑफ 20 हमारा 19 कंट्रीज़ प्लस एक यूरोपियन यूनियन, ये 19 प्लस 1 मिलके ये 20, ठीक है। तो ये होता है हमारा G20, ये मिलके बनते हैं हमारे G20। आपका एक और क्वेश्चन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। जैसे आप देख रहे हो इस बार अर्थ है, अर्थ किसके ऊपर है? लोटस के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि ऐसा कौन सा नेशनल एम्बलम है, जो नेशनल सिग्नेचर है जो यूज़ किया गया है G20 के किसमें? लोगों के अंदर। तो क्या यूज़ किया गया है? लोटस। आपके ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं, टाइगर है, पिकॉक है, ठीक है, ऐसी चीज़ें ऑप्शन में हो सकती है और आपका आंसर बनेगा लोटस। ये बात ध्यान में रखना। इस साल हमारे इंडिया को मिली है प्रेसिडेंसी। इसका थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। अब देखो, वाई G20 एग्जिस्ट। हम बात कर रहे हैं कि मैंने वही कहा, कोई ना कोई संगठन बनाते हैं, हर एक संगठन बनता है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है, ठीक है। इतना बड़ा ग्रुप बना है, 19 कंट्रीज़ है और एक यूरोपियन यूनियन है, इन सारा मिक्स होकर एक G20 पूरा ग्रुप बना है, वो भी सबसे पावरफुल कंट्रीज़ का ग्रुप है ये। तो ये बनाने के पीछे क्या रीज़न रहा होगा? तो अगर आप ये इमेज देख रहे हो तो ये इमेज है हमारे 1973 की, यानी अर्ली 70s की बात कर रही हूँ। ये क्या है? रिसेशन आया हुआ है, यानी कि मंदी का टाइम है, ठीक है। ये मंदी का टाइम आया हुआ है, उस टाइम का फ़ोटो है, ठीक है। उस टाइम की इमेजेज आपको दिख रही होगी। यहाँ लोग कॉफ़ी की लाइनों में खड़े हैं, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, बहुत 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 ज़्यादा बुरी मंदी आई हुई थी इस टाइम। तो ये मंदी आने की वजह की थी। अगर आपको ये पूरी स्टोरी जाननी है कि G20 क्यों एग्जिस्ट करता है तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो, मैंने अभी जो आपको इमेज दिखाई वो कब की है? 1973 की, ठीक है।
1973 में क्या हुआ था, जो भी डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड नेशंस, ओके, इनमें डेवलप्ड नेशंस में मंदी आ गई थी, बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। क्यों आया था, तो ये जानने के लिए हम इससे जाएंगे 6 साल पहले। 6 साल पहले जा रहे हैं, यानी कि 1967 में, ओके। 1967 में क्या हुआ था, अरब कंट्रीज़ ने इजराइल पे अटैक कर दिया था। अरब कंट्रीज़ में भी अगर बात करें तो मेन 2 कंट्रीज़ थी, कौन कौन सी, इजिप्ट और सीरिया। इजिप्ट और सीरिया ने किस पे अटैक कर दिया था, इजराइल पे। इन दोनों कंट्रीज़ ने इजराइल पे अटैक किया था। कब किया था, 1967 में। और ये जो वॉर था, जो 1967 में वॉर था, वो हमारा इजराइल जीत गया। उसके बाद क्या करते हैं कि ये इजिप्ट और इजराइल वापस से 6 साल बाद 1973 में फिर से अटैक करते हैं इजराइल के ऊपर। पर इस बार क्या होता है कि जो यूएसए है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सपोर्ट करता है इजराइल को। ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है इजराइल को, और फिर इजराइल जीत जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो इजिप्ट है, यानी जो अरब कंट्रीज़ हैं, इनको आ जाता है गुस्सा, किसके ऊपर, इनको गुस्सा आ जाता है यूएस के ऊपर कि उन्हें क्यों सपोर्ट किया, इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए क्या करते हैं, जो अरब कंट्रीज़ है, अरब, ये क्या करते हैं, बैन लगा देते हैं, किसके ऊपर, बैन लगा देते हैं ऑयल के ऊपर, कि हम यूएसए को अब ऑयल नहीं देंगे, ठीक है। ये बैन लगा देते हैं कि अब ऑयल जो है वो यूएसए को नहीं सप्लाई किया जाएगा, यूएस को ऑयल नहीं एक्सपोर्ट किया जाएगा, ऐसा। अब क्या हुआ कि जैसे ही ऑयल का एक्सपोर्ट बंद किया अरब कंट्रीज़ ने, तो उससे क्या हुआ कि आप देखो पेट्रोल की कीमतें अचानक से बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा हाई होने लग गई। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर एक सिटी ए है, ओके, एक सिटी बी है, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, एक सिटी ए है, सिटी बी है। यहाँ से यहाँ पहले चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती थी, मान लो फूड ग्रेन्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, कपड़े, कुछ भी, ठीक है, जो भी डेली यूजेज की चीज़ें हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता ही है, हम सबको पता है। हम यहाँ से जैसे अगर मान करो तो कालीन जैसे है, तो लखनऊ, इलाहाबाद, ये सब जो है कालीन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑल ओवर द इंडिया एक्सपोर्ट करता है, इवन इंडिया के बाहर। अपने अगर राजस्थान की बात करो तो यहाँ की कठपुतलियाँ हो गई या हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स, तो ऐसी जो चीज़ें होती है, तो वैसा ही यूएस में एक आइटम एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसपोर्ट होता था। तो पहले अगर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट मान लो ये है, तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट मान लो पहले पेट्रोल का प्राइस लगभग एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने में 2000 रुपये के लगभग पेट्रोल का प्राइस लगता था। अब वो बढ़ के कितना हो गया, हम ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है, 4000 एग्जाम्पल मानते हैं कि अब जो बढ़ के हो गया ये 4000 रुपये हो गया। तो जो इसके अंदर जो आर्टिकल्स थी, ठीक है, अगर ये हमारी कोई गाड़ी है, ठीक है, तो इसके अंदर जो आर्टिकल्स थी पहले उसकी कीमत 50 रुपये होती थी। एग्जाम्पल ले रहे, एक आइटम की कीमत अगर पहले 50 रुपये होती थी, तो अब पेट्रोल का कीमत 4000 हो गया, तो मान लेते हैं अब इसकी कीमत कितनी हो गई, बढ़ के 100 रुपये हो गई, ठीक है। तो बात तो क्या हुई थी, बैन तो किस पे लगाया था, पेट्रोल पे, मीन्स ऑयल्स पे बैन लगाया था। ऑयल में पेट्रोल, डीजल सब कुछ आता है, तो उस पर बैन लगाया था। पर इसका इम्पैक्ट कहाँ देखा गया, बाकी जो भी सेक्टर्स थे उन पे भी इसका इम्पैक्ट देखा गया। अब देख सकते हो फूड ग्रेन्स की कीमतें बढ़ गई, है ना। अब एक कीमतें बढ़ने लगी, जॉब कम होने लगा, तो एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे ऐसा ही डिपेंड होता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि हर एक सेक्टर बुरी तरीके से इफेक्ट हो गया, और फिर बहुत बड़ा मंदी आ गया, कहाँ, डेवलप्ड नेशंस में, ओके। जो भी डेवलप्ड नेशन थे वहाँ बहुत बड़ा मंदी आ गया। तो इस मंदी से लड़ने के लिए सबसे पहले क्या हुआ था, यूएस, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी, यूएस, यूके, फ्रांस और जर्मनी, ये एक मीटिंग करते हैं, ओके। ये एक मीटिंग करते हैं, एक इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स एक मीटिंग करते हैं कि कैसे हम इससे डील करें, कैसे हम ये जो मंदी आई है इसको रिजॉल्व करें, इससे लड़े, और हमारी कंट्री को वापस से पटरी पे लेकर आए। तो इसमें क्या होता है, फिर 1973 में
2 और कंट्रीज़ को इस ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। वो कंट्रीज़ कौन कौन सी है? इटली प्लस जापान, ठीक है, इटली और जापान, इन दोनों को भी ये इसके अंदर ऐड कर लेती है। और फिर आता है हमारा 1976, जिसमें इस ग्रुप में कौन सा एक और कंट्री ऐड हो जाता है, वो है कनाडा। ओके, ये सारे कंट्रीज़ और ये कंट्रीज़ मिलके बनाते हैं G7। ओके, ये कंट्रीज़ मिलके बनता है हमारा G7। ये वो कंट्रीज़ है, अब ये जो कंट्रीज़ थी, ये जो 7 कंट्रीज़ है, ये सब उस टाइम की सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ थी, सबसे ज़्यादा पावरफुल और एडवांस इकोनॉमी थी इनके पास। हर तरीके से ये एक पावरफुल कंट्रीज़ में आती थी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऐसे मिलके एक ग्रुप बनाया और इन्होंने कहा कि अब हम सारे जो भी इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, इन्होंने ग्रुप बनाया कि अब हम हमारे कंट्री से मंदी नहीं आने देंगे, कुछ भी हो जाए हम नहीं आने देंगे। पर इसी बीच क्या हुआ, 1997 में क्या हुआ, थाईलैंड, ठीक है, 1997 में क्या हुआ कि थाईलैंड में भी ऐसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। तब तक, अब ये बात हम पहले बात कब कर रहे थे, 1973 की, 1976 की, है ना। अब हम बात क्या कर रहे हैं, 1997 की, यानी काफ़ी टाइम, लगभग 21-22 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम तक क्या हुआ था कि ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुकी थी। हर एक चीज़ एक दूसरे से, जैसे अभी मैं इंडिया में हूँ, बहुत ईजिली हम दूसरे कंट्री से कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, हर एक चीज़ के थ्रू, है ना। तो वैसे ही 1997 तक यहाँ के मुकाबले बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन आ गया था 1997 में। तो उस समय क्या हुआ था, थाईलैंड में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। मीन्स इनकी जो करेंसी की वैल्यू है, इनके जो रुपए मीन्स पैसे हैं, इनकी जो मुद्रा चलती है थाईलैंड में, उनकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डेप्रिसिएट होने लग गई, एकदम ही गिरती चली गई। और इनके जो मिनिस्टर्स थे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। और इसका इफेक्ट क्या हुआ, मंदी तो आई थी थाईलैंड में, पर इसका इफेक्ट इसके आसपास की जो भी कंट्रीज़ थी, जैसे आप मान लो मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ओके। इसका असर इनके आसपास की जो भी कंट्रीज़ थे, उन सारी कंट्रीज़ में इसका असर देखने को मिला। और ये बहुत ही कम टाइम में इसका असर कहाँ, जो डेवलप्ड नेशन, ये कहाँ पे है, हमारे एशिया में है ये कंट्रीज़, और जो डेवलप्ड नेशन है अमेरिका, और उन सारे कंट्रीज़ में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। अब उन सारी कंट्रीज़ में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो ये G7 के जो मेंबर्स थे, यानी इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, इन्होंने अब एक मीटिंग रखते हैं और ये कहते हैं कि अब सिर्फ खुद की मीन्स हमने क्या सोचा था, इनका क्या मुद्दा था कि हम हमारी कंट्रीज़ को संभाल के रखेंगे। पर ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया कि अगर एक कंट्री में कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट हर एक कंट्री में आएगा, वर्ल्ड के किसी भी कोने में, हर कोने में उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। तो इन्होंने ऐसे करके, अब ये देखो, ये है पहली इमेज है, जो पहली इमेज है G6 की जो पहली मीटिंग हुई थी 1975 में, ठीक है, 1975 में पहली मीटिंग हुई थी। अब क्या इन्होंने मिलके, जो G7 के जो मेंबर्स थे, उन्होंने मिलके एक मीटिंग की और 26 सितंबर 1999 को, 26 सितंबर 1999 को G20 का स्थापना किया। एक G7 की ही मीटिंग थी, उन्होंने G20 का स्थापना किया। अब ये G20 की स्थापना ऐसे हुई, इन्होंने कहा कि हम हर एक जगह से, मीन्स वर्ल्ड के कोने कोने से, पावरफुल कंट्रीज जहाँ पे एरिया वाइज एरिया ज़्यादा हो, जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जहाँ के लोगों में क्या बोलते हैं, उनकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी हो, वो डेवलपिंग की तरफ बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, ये सारे क्राइटेरिया पे उन्होंने 20 नेशंस को सेलेक्ट किया, ठीक है, मीन्स 19 नेशन को सेलेक्ट किया और एक यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर, उसके हिसाब से इनको सेलेक्ट किया और ये सारी कंट्रीज़ को मिलाकर एक G20 हमारा ग्रुप बन गया, जो अभी आप G20 से जानते हो। अब इन्होंने क्या कहा कि अब क्या, जैसे पहले जैसे G7 के टाइम की बात है कि G7 सारी 7 जो कंट्रीज़ थी, इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलके सारे इकोनॉमिक इश्यूज जो भी चल रहा है हमारे इकोनॉमिक से रिलेटेड, यानी पैसों की आर्थिक व्यवस्था को सुधारेंगे सारे कंट्रीज़ को। तो अब इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड के 20 अलग अलग जगह,
एक एशिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। तो ऐसे हर एक कोने को कोई ना कोई कंट्री उठाया है। अब इन सारे अब क्या है कि हर एक कंट्री को के साथ अब ये मीटिंग करेंगे, हर एक कंट्री में कहाँ क्या दिक्कत चल रही है उस दिक्कत को रिजॉल्व करेंगे, उस दिक्कत को सॉल्व करेंगे। तो इस हिसाब से इन्होंने ये मीटिंग रखी। ओके, तो ये है हमारे वो कंट्रीज जो G20 के पार्ट हैं। अभी मैंने आपको बताया फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और एक ये कनाडा, ये आ जाते हैं हमारे, ये हमारे G7 के मेंबर्स। ओके, G8 में आपका रसिया आ जाता है और बाकी की जो कंट्रीज है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये एक यूनियन है, बाकी की सारी आपकी 19 कंट्रीज है। ये सारा कुछ मिला के हमारा क्या बनता है G20। ओके, ये सारा कुछ, ये सारी कंट्रीज मिला के हमारी बनती है G20। इनका मेन क्या था, मेन फोकस था कि हम इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पे फोकस करें, हम पूरी वर्ल्ड का अर्थव्यवस्था स्टेबल बना के रखेंगे। मीन्स अगर एक कंट्री में सही है तो, क्योंकि एक कंट्री में अगर कुछ भी ख़राब होता है, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरे पड़ोसी के घर में अगर चीज़ें ख़राब है तो उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको लग रहा है आपको नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही अगर पड़ोसी के देश में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे डेफिनेटली पड़ेगा। ओके, तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए ये समिट किया गया था। पर क्या हुआ, 2008 में फिर से क्राइसिस आ गई। बनाई क्यों गई थी कि हम फिर क्यों आई, है ना, यही क्वेश्चन आएगा। क्योंकि इकोनॉमिक सुधारने के लिए, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए G20 का निर्माण हुआ था। G20 संगठन क्यों बनाया गया था, ताकि वापस से जो 1973 में जो मंदी आई थी वैसा मंदी नहीं आए, पर 2008 में फिर से वैसा ही एक रिसेशन आ जाता है। तो अब इससे क्या होता है कि इससे जो हमारे लीडर्स होते हैं उनके दिमाग में एक और बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि अब चीज़ें इतनी ज़्यादा, हम सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था पे फोकस नहीं कर सकते। अगर सिर्फ आप अर्थव्यवस्था पे फोकस चलोगे तो कोई और चीज़ से इम्पैक्ट कर जाएगी। तो इन्होंने अब फिर क्या एजेंडा बनाया कि अब G20 है, अब ये सिर्फ अर्थव्यवस्था पे फोकस नहीं रहेगा, ये दूसरे बाकी सेक्टर्स पे भी ध्यान देगा, जैसे कि पॉलिटिकल, पुअर्टी, गरीबी जो भी है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेटिक इश्यूज़, ठीक है, प्रकृति से रिलेटेड सारे समस्या, ऐसे जो भी चीज़ें हैं वो हर एक मुद्दे पे जो है अब G20 हमारा ध्यान देगा। हर एक मुद्दे पे G20 आपका ध्यान देगा, क्योंकि बहुत अच्छे से सारी मीटिंग्स हो रही थी, पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा था, हर एक चीज़ ध्यान में रखा जा रहा था। फिर भी हमारे 2008 में रिसेशन आ गया था। तो अब इस चीज़ों से सीखा इन्होंने, और इसके बाद से क्या हुआ, 2008 के बाद से सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग नहीं, अब क्या हुआ कि हर एक कंट्री के जो G20 में जो भी मेंबर कंट्रीज है उन सब के लीडर्स भी पार्ट लेने लग गए। कि अब देखो, लीडर हमेशा अपना कंट्री रिप्रेजेंट करता है, तो जो लीडर्स, अगर लीडर से बात करेगा तो अपनी कंट्री का हर एक जो भी समस्या है उनकी कंट्री में वो आगे रख पाएंगे। और सिर्फ लीडर्स की भी नहीं होती, हर एक छोटे मिनिस्टर्स की होती है। जो भी, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर्स की हो रही है तो फाइनेंस, जैसे हमारी निर्मला सीतारमण जी ने मीटिंग्स अटेंड करी है बाकियों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स की मीटिंग होती है। तो ऐसे अब देखो 2008 में क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में, मैंने अभी बताया था मंदी आई थी, यूनाइटेड स्टेट्स में रिसेशन आया था। तो जो पहली मीटिंग हुई थी उसके बाद जब ये डिसाइड हो गया कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस पे नहीं बेस्ड रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सेक्टर पे हम फोकस नहीं करेंगे, जबकि हम बाकी जितने भी सेक्टर्स और हैं, जो एक कंट्री में बहुत सारे अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में हम फोकस करेंगे। उसके बाद जो पहले मीटिंग हुई थी वो यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। ओके, और उसके बाद तो क्या इन्होंने एक और रूल बनाया, जो G20 की जो मीटिंग होगी, यानी G20 की जो प्रेसिडेंसीज मिलेगी, ये ऐसे मिलेगा कि रोटेशनल बेसिस पे चलेगा। 20 कंट्री है, हर साल एक अलग कंट्री को मिलेगी। ओके, हर साल एक अलग, पर इसका एक एक्सेप्शन है, क्या, यूनाइटेड स्टेट्स को 2008 में मिली, फिर 2009 में वापस मिली। बाकी अब सारे कंट्रीज देख लो, कनाडा है, साउथ कोरिया है, फ्रांस, मैक्सिको, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इटली, सऊदी, जापान, अर्जेंटीना, जर्मनी, चाइना, टर्की, हर एक कंट्री एक बार आई है। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, यूनाइटेड स्टेट्स, इसको 2 बार मिला है, 2 बार प्रेसिडेंसी मिली है। और इस साल देखो 2022 में इंडोनेशिया
अब हम बात करेंगे 2023। 2023 को हम सबको पता है हमारे प्यारे भारत को मिला है, हमारे इंडिया को मिला है। ओके, अब 2024 की बात करूँ तो 2024 में प्रेसिडेंसी किसको मिलेगी? ब्राज़ील को। ठीक है, जो कहाँ होगा? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में। ओके, 2024 में वहाँ। फिर 2025 में क्या होगा? साउथ अफ्रीका। ओके, तो ऐसे करके सारी कंट्रीज 20 कंट्रीज हो गई। यहाँ पे इंडिया 2023 का इंडिया मान लो, ये तो हम सबको पता है 2023 में हमारे इंडिया में हो रहा है। तो ऐसे 20, तो अब मीन्स 26 में वापस किसको मिलेगी प्रेसिडेंसी? 2026 में ये प्रेसिडेंसी वापस से यूनाइटेड स्टेट्स को मिल जाएगी, और फिर ये ऐसे ही रोटेशनल बेसिस में चलता रहा। तो अगर अपन देखें 2023 में इंडिया के पास है तो लगभग 2042। ओके, लगभग 2042 में वापस इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिलेगी, अगर ये इसी रोटेशनल बेसिस पे चलता रहा तो। ठीक है, अब देखो इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी यहाँ बैठे हैं। इस बार हमारे इंडिया को मिली है प्रेसिडेंसी। ओके, अब इस बार जो इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है इसका थीम क्या है, ये भी आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा। इस बार जो हमें प्रेसिडेंसी मिली है तो इंडिया ने इसका थीम क्या रखा है? तो वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब पूरी जो वसुंधरा है वो हमारी पूरी वसुंधरा, यानी पूरी धरती हमारा परिवार है। ठीक है, हम सब एक ही फैमिली। ओके, तो क्या हो जाएगा? वन अर्थ। ओके, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये इसकी थीम है। वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली, ये इस बार की प्रेसिडेंसी का, इस बार की जो G20 समिट है ये उसका थीम है। तो इस बार जो ये इतने कंट्रीज़ हैं G20 के सारे कंट्रीज़ और उनके लीडर्स, ये हमारे, अभी मैंने क्या बताया कि कब आ रहे हैं, कब आए? 9 और 10 सितंबर को जो एनुअल मीटिंग हुई कहाँ पे हुई? भारत मंडपम में। और भारत मंडपम कहाँ है? क्वेश्चन बन सकता है आपका कि भारत मंडपम कहाँ है? तो भारत मंडपम हमारे प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये हमारे 20 कंट्रीज़ हैं, उनके लीडर्स हैं जो कि G20 की समिट को अटेंड करते हैं। ठीक है, पर इस बार क्या है, जो चाइना है और रसिया, ठीक है, इनके जो हेड्स हैं ये हमारे मीटिंग में नहीं आ रहे। अब इनके डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, मीन्स जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें हम इंडिया के ऊपर जो G20 के बारे में, इंडिया में क्या क्या इवेंट्स हुए, किन मुद्दों पे बात हुई, क्या चीज़ें फोकस में, क्या हाइलाइट्स हुई, कौन से हेड्स ने पार्टिसिपेट किया, किन्होंने किया, किन्होंने क्यों, और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने क्यों नहीं किया, इन सब के बारे में बात करेंगे। बट अब बेसिक सा अभी के लिए आप इतना जान लो कि रसिया ने व्लादिमीर पुतिन जी ने इन्होंने इसलिए पार्ट नहीं लिया क्योंकि अभी इनका यूक्रेन के साथ वॉर वाला मैटर चल रहा है, तो अभी ये फिलहाल खुद की कंट्री पे ध्यान दे रहे हैं। और जो हमारे जी जिनपिंग है, यानी कि चाइना के प्रेसिडेंट, इन्होंने इसलिए पार्ट नहीं लिया है क्योंकि इनका दिल्ली के साथ, न्यू दिल्ली मीन्स अपने इंडिया के साथ ही मान लो, ओके, न्यू दिल्ली और बीजिंग के बीच में सही टर्म्स नहीं चल रहे। ओके, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि ये अटेंड नहीं करेंगे। बाकी हमारे ये सारे जो भी कंट्रीज़ हैं और उनके प्रेसिडेंट्स इन्होंने पार्ट लिया है। अब क्या है कि हर साल जो प्रेसिडेंसी, जिस कंट्री को भी प्रेसिडेंसी मिलती है उसको पावर दिया जाता है, उसके पास एक स्पेशल पावर होता है कि G20 में जो मेंबर्स हैं उनके अलावा भी आप बाकी किसी कंट्री को आप एज अ गेस्ट आप इनवाइट कर सकते हो। तो इंडिया ने किनको इनवाइट किया है? बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आप सोचोगे मैंने स्पेन का क्यों नाम नहीं लिया? तो स्पेन एक परमानेंट इंसान है, परमानेंट कंट्री है, इसको हर एक कंट्री इनवाइट करेगी ही करेगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसका स्पेन का नाम नहीं लिया। बाकी जो ये कंट्रीज़ हैं, आप पिक्चर देख सकते हो, अभी बहुत सारी पिक्चर्स आ रही है, उसके अंदर मैं आपको आगे दिखाऊंगी आपको। उसमें क्या है, जो प्रेसिडेंट है शेख हसीना, उनके वो हमारे जो बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करने आई हैं, उनकी पिक्चर्स आप देख सकते हो, वो आई हैं इंडिया। ठीक है, तो ऐसे इनको इंडिया ने एज अ गेस्ट बुलाया है। और एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट,
अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, ये क्या है कि इस साल अब G20 जो है, अब G20 अब G20 नहीं रहेगा। क्यों? अब G20 नहीं रहेगा। अब ये क्या बन गया है हमारा G21। क्यों? क्योंकि इस साल एक और यूनियन यानी कि अफ्रीकन यूनियन ने ज्वाइन कर लिया है हमारे G20 को। ठीक है, तो अब ये G21 बन गया है। अब देखो जो अफ्रीकन यूनियन है इसके अंदर टोटल 55 कंट्रीज़ आती हैं, छोटी छोटी 55 कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब चलते हैं, आपको पिक्चर देख सकते हो भारत मंडपम, जिसके बारे में मैंने बात करी थी कि इस बार जो 9th और 10th को जो भी मीटिंग्स हुई है, 9th और 10th को जो भी मीटिंग्स हुई है कहाँ हुई है? हमारे भारत मंडपम में। ओके, भारत मंडपम में हुई है। भारत मंडपम कहाँ है ये भी बताया था मैंने अभी आपको। कहाँ है? प्रगति मैदान, प्रगति मैदान। और प्रगति मैदान कहाँ है? न्यू दिल्ली। प्रगति मैदान, ओके। ये आप यहाँ देखो, अब यहाँ क्या लिखा है मैंने? कल्चर विथ मॉडर्निटी। ओके, कल्चर विथ मॉडर्निटी यानी हम कल्चर भी साथ में रखेंगे और हमारा मॉडर्न जो टाइम के साथ, जो टेक्नोलॉजी के साथ जो चीज़ें चल रही है हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे और हम हमारे कल्चर को नहीं छोड़ेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि हम कल्चर को छोड़ दिया, सिर्फ मॉडर्न होते जा रहे हैं या सिर्फ हमारे रूट्स को पकड़ के बैठ गए हैं और कल्चर को पूरी तरीके से मॉडर्निटी को पूरी तरीके से छोड़ दिया है कि नहीं हम हमारे रूट्स को ही पकड़ के बैठेंगे। तो ऐसा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? कल्चर और मॉडर्निटी दोनों चीज़ों को साथ में ले रहे हैं और इसी के बेस पे ये भारत मंडपम बनाया गया है। अब सबसे पहले देख सकते हैं नटराज की मूर्ति। नटराज का एक यहाँ आपको मूर्ति दिख रही होगी। नटराज गॉड ऑफ डांस जो है हमारे शिव जी को माना जाता है ना, उनको ही नटराज कहा जाता है। तो सबसे आगे ही ये आपको कल्चर दिख गया होगा और पीछे ये जो आपको लाइटिंग्स दिख रही होगी, ठीक है, इसको लाइटिंग और ये कितने अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है। इन सबको देख के आपको लग रहा होगा वाव। तो इससे ही आपको पता चल रहा होगा कि कल्चर भी है, मॉडर्निटी भी है। इसके अंदर जो भी बिल्डिंग्स में जो भी चीज़ें हैं सब कुछ हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। जो चीज़ें जहाँ से मीन्स अगर राजस्थान की बात करें, मार्बल्स यहाँ की बहुत अच्छे हैं तो वो मार्बल्स वहाँ यूज़ हुआ है। ठीक है, हमारे टेक्नोलॉजीज़ वहाँ यूज हुआ है, बहुत हाई टेक्नोलॉजीज़, IITs और ISS, इनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, IISc पता है ना, हाई जो बेंगलुरु है, इनकी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। और साथ ही साथ हमारे जो कल्चर, हमारे रूट्स को भी पकड़ के रखा है हमने इन सारी चीज़ों पे। अब मैं इन टॉपिक्स के बारे में अभी जो हम बात करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब हम स्पेशली जो वीडियो होगा हमारा वो डेडिकेटेड होगा कि जो G20 प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, तो इंडिया में इवेंट्स जो भी रहे, इंडिया में कहाँ हुआ, जो भी शेरपा मीटिंग्स है, ठीक है, ट्रॉयका मीटिंग है, ये सब जो भी हुई। ट्रॉयका मेंबर्स क्या होते हैं बच्चा? ट्रॉयका एक इम्पॉर्टेंट है, ये जान लो। इसमें क्या होता है, एक जैसा प्रीवियस ईयर, ठीक है, यहाँ बताती हूँ आपको। ट्रॉयका क्या होता है? एक तो प्रीवियस, एक प्रेजेंट और एक नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट आएगा, ठीक है, ये 3 कंट्रीज़ मिला के ट्रॉयका बनाती है। तो अभी किसके पास है? इंडिया के पास। इंडिया के पहले किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास। और इंडिया की बात किसके पास है? किसको मिलेगी? ब्राज़ील को। ठीक है, तो अभी जो है ट्रॉयका मेंबर्स कौन से हो गए हमारे? ये तो जो ट्रॉयका मेंबर्स हैं, इनकी जो मीटिंग्स है इसके बारे में भी बात होगी। अब आप देख सकते हो, मैंने कहा जो भी इंडिया में जो भी मीटिंग्स हुई है, जो भी इवेंट्स हुए, कौन कौन आया है, क्या मुद्दों पे बात हुई है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक आप देख लो कि कौन कौन से गेस्ट आए थे। हमारा ये देखो जो राष्ट्रपति भवन है, हर एक चीज़ सजाया गया है। ये हमारा ताज होटल है, ठीक है, उसको पूरा ट्राई कलर में सजाया गया है। वो स्पेशली जो फूड मेन्यूज़ थे इस बार का जो है वो थीम ऐसा रखा गया है कि मिलेट्स पे फोकस करा गया है।
जो मिलेट्स हैं उनके प्रोडक्शन पे फोकस करा गया है। तो स्पेशली मिलेट से जो बने हुए डिशेस थी वो परोसी गई, जो हमारे जो गेस्ट आए थे 9th और 10th ऑफ सितंबर को, 9th और 10th को जो हमारे गेस्ट आए थे उनके लिए मिलेट से बने हुए और 500 प्लस आइटम वेजिटेरियन आइटम्स, ओके 500 प्लस वेजिटेरियन आइटम्स सर्व किए गए थे। ये सारी चीज़ें थी। होप आपको अब ये जो चीज़ें हैं ये एक एक चीज़ हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडिया की प्रेसिडेंसी के बारे में, इंडिया में जो G20 समिट हुआ है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में सब बात करेंगे। होप करती हूँ आपको समझ में आया होगा G20 से रिलेटेड जो क्यों आया, क्या रीजंस रहे, किन कंट्रीज़ ने मिलकर स्थापना करी, ये ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं होप आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।